Hello बच्चों, good morning. Welcome to the live class of physics. Yes, we are connected live now. Okay students, now today we will discuss our last topic was electric field due to dipole. Okay, यहीं से कंटिन्यू करेंगे. Axial points पे electric field हमने find out कर लिया था. At the axial point we have calculated the electric field. एंड नाउ टुडे वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट. बच्चों इक्वेटोरियल पॉइंट कैसे होता है? जैसे ये आपका डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, ये इसका क्या है? सेंटर है. ठीक है, तो ये डाइपोल एक्सिस है. इस एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लोगे दैट विल कॉल्ड एज एक्सियल पॉइंट. इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसको क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस. इस परपेंडिकुलर एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लोगे उसको क्या बोलोगे? इक्वेटोरियल पॉइंट. तो आज हमें क्या करना है? एक इक्वेटोरियल पॉइंट एज्यूम करना है फ्रॉम द सेंटर एट आर डिस्टेंस. ठीक है, और उस पे क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. ठीक है, उसके बाद हम करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे एक. ठीक है, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पुट करेंगे किसी न किसी एंगल पे. याद है ना आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? बताओ बच्चों, यस और नो. याद है ना आपको कैसा होता था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? देखो, फील्ड लाइंस इक्वली स्पेस्ड हो और एक सेम ही डायरेक्शन में हो. ठीक है, मैग्नीट्यूड भी सेम हो, इनका इक्वली स्पेस्ड हो और सेम डायरेक्शन में हो. तो बच्चों ये कैसा होता है? यूनिफॉर्म फील्ड होता है. इस यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर हम किसको रखेंगे? हमारे डाइपोल को रखेंगे, छोटे से डाइपोल को रखेंगे. फिर देखेंगे कि क्या इफेक्ट हो रहा है. ठीक है बच्चों, क्या इफेक्ट हो रहा है. उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिनोटेड बाय फाई. इलेक्ट्रिक कर रहे हो तो फाई ई लिख दो, क्योंकि आगे आप मैग्नेटोस्टेट में भी पढ़ोगे मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है ना. तो देखो उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही रिलेटेड एक लॉ दिया था गॉस ने. बच्चों अभी तक तो कूलाम को पढ़ रहे थे. ठीक है ना, अभी तक कूलाम को स्टडी कर रहे थे. याद रखना उसका इजी वर्जन है गॉस लॉ. ठीक है, जैसे देखो डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम होता है. डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम कैसा होता है? लाइक Q1, Q2 इस तरीके का सिस्टम है, Q4. तो इन पे तो क्या है, अपने कूलाम फोर्स लो अप्लाई करते हैं, अपना आंसर आ जाता है. कूलाम फोर्स लो लगा के और नेट फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं. जब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ना, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए तो ये वैलिड रहता है. कूलाम फोर्स क्या है? इज वैलिड फॉर सम डिस्ट्रीब्यूशंस. ठीक है, जैसे रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इस तरीके से कुछ के लिए वैलिड है. लेकिन कुछ सिमेट्री केसेस थे. ठीक है, देयर वर 3 सिमेट्री केसेस, वो हम स्टडी करेंगे आगे क्लासेस में. वो दैट विल बी कंसिडर्ड एज गॉस लॉ एप्लीकेशंस. ठीक है, तो 3 सिमेट्री पर्सपेक्टिव्स थे, 3 सिमेट्री रीजंस थे जिसके लिए गॉस ने अपना लॉ दिया था. ठीक है बच्चों, तो गॉस लॉ पढ़ेंगे और गॉस लॉ की एप्लीकेशंस बच्चों 6 एप्लीकेशंस आर देयर, 5 और 6 आर देयर. ओके, एक जो है समथिंग शायद सिलेबस से कट कर दी गई है इस साल के लिए, 30% रिड्यूस हुआ है ना, तो वो हम चेकआउट कर लेंगे. ठीक है, तो इतनी ही कुछ इसकी एप्लीकेशंस है, वो फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे गॉस लॉ की एप्लीकेशंस. ठीक है, अच्छा तो मैंने आपको एक मैसेज डाला था ना कल. क्या डाला था? देयर विल बी सरप्राइज फॉर यू. अच्छा, आप तो बड़े एक्साइटेड हो ना, अभी पता चल जाए सरप्राइज. कोई बात नहीं बच्चों, पार्टी वार्टी नहीं मिल रही है आपको. पार्टी तो करेंगे एंड में, जब आप रिजल्ट लाओगे बेस्ट. ठीक है ना, अभी तो करो आराम से मेहनत, स्टडी करो. ठीक है, रेगुलर स्टडी करो अपनी. जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनको भी बोलो, देखो हमारी स्टडी कितनी अच्छी हो रही है. आप लोग बिना लाइव क्लास अटेंड किए ऐसा क्या कर रहे हो? ठीक है ना, तो लाइव क्लास अटेंड किया करो, कमेंट सेक्शन में डाउट पूछा करो. आपको इतना भी रिकमेंडेड है कि आप पर्सनली भी डाउट पूछ सकते हो. ठीक है, तो आपको बताएंगे लास्ट में. दिस विल बी रिगार्डिंग टू योर स्टडी. ठीक है, बहुत बेनिफिट होगा आपको इससे भी. देखो क्या होता है कि आप फिजिक्स आप पढ़ रहे हो. ठीक है, आपको पता है, नॉलेज तो हो गई है. टॉपिक भी कवर करना होता है, हमें करना होता है ना, टॉपिक कवर करो. उसके बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप ऐसे मान लो 5 to 6 न्यूमेरिकल्स तो अच्छे से होने ही चाहिए. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं ये. अगर किसी पे कम है तो वो अलग बात है. तो इतनी प्रैक्टिस तो आपकी रहनी चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक पे. ठीक है, और वो 5 to 6 की भी बहुत वेरियस टाइम प्रैक्टिस करो, तब जाके आपका जो टॉपिक है ना वो क्लियर होता है.
तब जाके टॉपिक क्लियर होता है बच्चों, ठीक है। तो ये जो सरप्राइज रहेगा आपके लिए, ये इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, ठीक है। अब देखो पहले अपने टॉपिक कर लेते हैं, छोटे छोटे से टॉपिक है, ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे, चारों टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद गॉस लॉ एप्लीकेशन इन फर्दर क्लासेस। सी बी कंटिन्यू विद योर नोट्स, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करते रहना, बाद में फिर मैं आपको एनसीईआरटी लैंग्वेज समझ में आएगी ना क्या। अभी क्या है, आप एक्सप्लेन किया हुआ समझ रहे हो तो आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको राइट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। देखो कभी भी एक बात याद रखना, ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो आप कोई भी टॉपिक लिखो ना, कोई भी टॉपिक लिखो, राइट 2-3 लाइन्स अबाउट इट, ओके। इन योर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो मेक आउटलाइन फॉर द टॉपिक, make outline for the topic, like in which way you will move, okay. If the topic is find electric field due to dipole at equatorial point, तो बच्चे अगर आप इसमें थोड़ा सा डाइपोल का इंट्रोडक्शन दे दो ना, it will be very impressive, okay. Make outline like dipole, second is what is equatorial point, ठीक है। इस तरीके से आप अपने नोट्स, मैं आपको कह रही हूँ नोट्स आप ऐसे प्रिपेयर करो, यही हैबिट बन जाएगी आपकी, ठीक है। देखो बच्चों स्टडी हर कोई करता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हर कोई टॉपिक पढ़ रहा है, न्यूमेरिकल भी कर रहा है, हार्ड वर्क भी कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो सीरियस ना हो अपने बोर्ड एग्जाम को लेके, ठीक है, सब पढ़ते हैं। लेकिन देयर आर सम इफेक्टिव वेज कि आप अपने आंसर को कैसे उसमें एग्जामिनर से आप कैसे जो मार्क्स है वो ले सकते हो, ठीक है। तो देखो आप टॉपिक अपनी हेडिंग लिखी, उसके बाद आप नोट्स भी ऐसे ही प्रिपेयर करो ना, हैबिट ही आपकी ऐसी बन जाएगी। उस टॉपिक की आउटलाइन उसमें 2-3 पॉइंट्स आप लिख दो, कैसे यू विल मूव, है ना, हाउ यू विल मूव, ठीक है। तो फिर इससे क्या हो जाएगा, इंप्रेसिव हो जाएगा आंसर, उसको पहले ही पता चल जाएगा बच्चा इस वे में मूव करेगा, ठीक है। तो इट मीन्स इट विल बी वेरी गुड ना बच्चों। देखो एग्जामिनर को भी थोड़ा बोरिंग लगता है ना इतनी बड़ी नोटबुक चेक करना, तो आपकी आउटलाइन होगी ना हर आंसर में, तो बहुत ही इम्पैक्ट डालेगी बच्चों। देखो ऐसे ही नोट्स प्रिपेयर करो, अपनी हैबिट्स को अभी से बनाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक डाइपोल फॉर्म कर लिया लाइक दिस, माइनस क्यू एंड इट इज प्लस क्यू, ठीक है। ये आपका सेंटर है, सेंटर है, ठीक है। इक्वेटोरियल पॉइंट समझ में आ गया, डिफाइन कर दिया ना, परपेंडिकुलर एक्सिस पे एक पॉइंट लेना है, ठीक है। थोड़ा लेंथी होगा ये, तो इरेज कर देते हैं। देखो ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस लेट सपोज अ पॉइंट P, ठीक है। पॉइंट P जो है बच्चों वो सेंटर से R डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, R पे। दिस इज 2a, स्मॉल डिस्टेंस कंसिडर्ड एज 2a। बच्चों ये R डिस्टेंस पे है, कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू लिखो, ड्यू टू प्लस क्यू लिखो, और फिर आप नेट देख लो, ठीक है। देखो ये डायरेक्शन किसकी होती है, P कैप की होता है ना, इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट P वेक्टर इज 2aq, ठीक है। डायरेक्शन इज P कैप, इसको यहीं डिनोट कर देते हैं, क्लियर है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, डायरेक्शन क्या होगी, इस पॉइंट पे फाइंड करना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पे फाइंड करना है। अच्छा पॉइंट पे होता क्या था, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड आप बड़ा वाला क्यू चार्ज लेते थे ना, ऐसा बड़ा वाला आपका टीचर, है ना, करा था ना हमने एज्यूम, तो ठीक है। तो जो अपने इस सोर्स चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पे वर्क करता था, एक छोटे से चार्ज पे, टेस्ट चार्ज पे। मीन्स यहाँ पे आपका कोई टेस्ट चार्ज है, पी पॉइंट लेने का मतलब क्या है, हियर इज योर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, वो तो डिवाइड में आने की वजह से फोर्स, जब इसका फोर्स कैलकुलेट करोगे के, देखो ये होगा के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर ना, तो क्यू नॉट से डिवाइड कर देते हो तो फील्ड इतना ही रह जाता है, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए उस पी पॉइंट पे कौन है, ठीक है, अकेला नहीं है पी, अकेला नहीं बैठा है, उस पे एक चार्ज बैठा है, टेस्ट चार्ज, ठीक है ना, यहाँ पे टेस्ट चार्ज है आपका। अब देखो आप क्या फाइंड आउट करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे चाहिए आपको, ओवरऑल आपको क्या चाहिए, ईपी चाहिए, ठीक है ना। ईपी चाहिए तो पहले तो माइनस क्यू की वजह से देख लो क्या करते हो, दो चार्जेस की लाइन को ही तो ज्वाइन करते हो, फोर्स तो वहीं से आता है,
लो कर दी लाइन ज्वाइन, हो गए खुश, ठीक है ना, लाइन ज्वाइन कर दी। तो माइनस क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो टुवर्ड्स द चार्ज होता है, तो दिस इज लाइक E1 बोल देते हैं इसको, अपने बोल दिया E1 वेक्टर, ये E1 वेक्टर की डायरेक्शन है। ऐसे ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज फील्ड विल बी लाइक दिस, देखो लाइन ज्वाइन कर दो बच्चों, इसको बढ़ा देते हैं, घर की बात है, ठीक है, लाइन ज्वाइन हो गई, ये क्या हो गया आपका E2 वेक्टर हो गया, क्लियर है, थोड़ी सी ऐसे ही हो रही है भाई, ठीक है, E2 वेक्टर है आपका। देखो ये E2 वेक्टर, ये E1 वेक्टर, यहाँ पे आप एंगल एज्यूम कर लो थीटा, थीटा एंगल पे है, तो बच्चों देखो ये आपका E2 वेक्टर, क्लियर है, दिस वन इज योर E1 वेक्टर, है ना, है ना ये। अब देखो आपको इनके बीच में क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो दोनों की सेम डायरेक्शन है ना अपोजिट है, ठीक है, बना लेते कंपोनेंट्स, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। तो E2 का E1 का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, एक नीचे, देखो ये थीटा है, सो दिस विल ऑल्सो थीटा, अल्टरनेट एंगल्स। अब देखो यहाँ पे भी थीटा से ही बनाना लाइन ज्वाइन, और ये वाले जो एंगल हो जाएंगे, ये एंगल देखो, ये डॉट डॉट वाली लाइन, ये नीचे वाली लाइन, इस तरीके से ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा, दिस इज अल्टरनेट एंगल थीटा थीटा, ये तो एज्यूम किया ही हुआ है, और दिस वन इज थीटा एंड थीटा क्यों सेम हुए, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, ठीक है। इसको कंपोनेंट्स में यहाँ बना देती हूँ ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखो ये वाली जो तुम्हारी आर की लाइन थी, तो E2 का बच्चों एक कंपोनेंट तो इधर हुआ कौन सा, E2 cos थीटा, ठीक है ना, यही बन रहा है क्या, अच्छा यहाँ पे E1 ले रखा है क्या, बोलो ना, ये E1 है, ये वाला E2 है, ठीक है, ये E1 है, ये E2 है, तो ये क्या हो जाएगा E1 cos थीटा, बोल तो आप सकते ही नहीं, लाइव क्लास चल रही, E1 cos थीटा, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा E1 sin थीटा, कोई बात नहीं, आपके बोलने के मौके भी आएंगे, ठीक है, होप सो, स्कूल खुले जब। देखो E2 के जो कंपोनेंट्स होंगे वो कैसे बनेंगे, ये भी तो थीटा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो E2 का बच्चों एक कंपोनेंट तो यहीं और एक ऊपर, दिस इज E2 sin थीटा, और दिस वन इज E2 cos थीटा। अब कर दो अपना वाला काम, ठीक है, देखो E1 E2 पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। E1 क्या है, E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, मैंने बताया है जब भी मैग्नीट्यूड लो साइन मत लिया करो, कभी मत लिया करो, डायरेक्शन में साइन अपने आप कंसीडर हो जाते हैं। अच्छा तुम्हें शौक हो रहा है वेक्टर लेने का, ले लेते हैं, देखो के क्यू ओवर, ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, ये 2a, ये भी a, ये भी a, ये डिस्टेंस कितनी होगी √r² प्लस a स्क्वायर, इसका भी क्या लेना है स्क्वायर, ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर लेना है ना, r² प्लस a स्क्वायर है ना ये डिस्टेंस, ठीक है। तो E1 ये हो गया, वेक्टर लगाया है तो भाई डायरेक्शन तो मुझे लिखनी ही पड़ेगी, ये पॉइंट A मान लो, ये B मान लो, आपके डाइपोल का नेम क्या है, बिना नाम का नहीं है भाई डाइपोल, ठीक है, नेम रख देना, ए बी इज योर डाइपोल, तो देखो डायरेक्शन क्या हो गई अलोंग पी ए, अलोंग पी ए, in terms of p cap we will find, okay, in terms of p cap we will find, this is E1 and E2 is what, E2 is electric field due to plus q charge, बच्चों प्लस q चार्ज है तो बताओ k q ओवर डिस्टेंस तो वही है ना r² प्लस a स्क्वायर, √r² प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, अलोंग अलोंग bp, अलोंग bp। अच्छा अब इसको यहाँ ध्यान से देख लो, ठीक है, इस डायग्राम को देख लो, इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा स्पेस बनाए, ठीक है। देखो E1 वेक्टर जो है डायरेक्शन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, ना तो सेम है ना अपोजिट है, डिफरेंट है, डिफरेंट डायरेक्शन because E1 vector and E2 vector are in different directions, so making their components बनाए बच्चों, तो टू components are cancel out, क्यों कैंसिल हुए, देखो साइन थीटा तो साइन थीटा ही रहना है ना, E1 E2 सेम है, मैग्नीट्यूड देख लो ना, E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है,
के क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, के क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डायरेक्शन ही तो डिफरेंट थी, उसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो देखो ये वाले जो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, दिस विल कैंसिल आउट, ठीक है। सो जो आपका फील्ड है, नेट फील्ड ऑन पॉइंट पी, ये बच्चों छोटा सा पॉइंट पी छुप गया, ठीक है। नेट फील्ड जो पी पॉइंट पे वो इस डायरेक्शन में आ रहा है और दोनों को एड अप करके आ रहा है। तो बच्चों सोच के देखो ये डायरेक्शन कौन सी है, कमेंट करो। देखो ये तो पी कैप है ना, ये पी कैप है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है बताओ, कौन सी डायरेक्शन है? माइनस पी कैप हो जाएगी ना, ये पी कैप और ये माइनस पी कैप। अच्छा तो ध्यान रखना ई नेट जो आपका नेट फील्ड होगा, मतलब किस पॉइंट पे, ईपी पे, उसकी डायरेक्शन तो पहले से पता चल गई कौन सी है, माइनस पी कैप। और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, इन दोनों का एडिशन, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। You know E1 is equal E2, so this will be 2, E1 लिख लो, E2 लिख लो, जो तुम्हारी मर्जी करे वो लिख लो, ठीक है। अब इस डायग्राम को इरेज कर देते हैं। 2E1 cos थीटा है ना, ठीक है। तो देखो 2E1 की वैल्यू कितनी है, के क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोस थीटा बच्चों देख लो ना डायग्राम में, थीटा तो ये रहा, ठीक है, थीटा ये रहा, 90 एंगल ये रहा, कितना हो जाता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस इज ए ओवर हाइपोटेन्यूस, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बच्चों देखो अब इसको देख लो, 2QA कहाँ गया, 2QA, ये क्या बन रहा है, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो पी लिख देना इसको, के पी, ठीक है। नीचे देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, डायरेक्शन यू नो ना, पी कैप, ठीक है। फाइंड आउट कर ली थी डायरेक्शन, पी कैप में हो जाएगी। अब इसमें कंडीशन लगाओ, क्या कंडीशन, हमारी मर्जी, हम पॉइंट कहीं भी लें, कितना भी दूर लें, ठीक है, लेकिन डाइपोल तो स्मॉल डिस्टेंस से बनता है, सो आर कैन बी ग्रेटर देन ए, ठीक है। तो जो ग्रेटर होता है उसको क्या ले लो, कॉमन ले लो, ले लेते हैं कॉमन, के पी, ठीक है बच्चों, कॉमन ले लो। आर कॉमन लोगे तो बाहर क्या आएगा, स्क्वायर कैंसिल, आर क्यूब, यहाँ देखो क्या रह गया, 1 प्लस ए स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, √3/2 पावर। अब देखो ये बहुत ज्यादा है, तो दिस वैल्यू इज वेरी लेस, ठीक है, नेग्लेक्ट कर दो इस वैल्यू को। आंसर क्या आ गया, के पी ओवर आर क्यूब, डायरेक्शन इज माइनस पी कैप, ठीक है। ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या था, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है। समरी लिख देती हूँ अभी, एक्सियल पॉइंट की और इक्वेटोरियल पॉइंट की कंपैरिजन भी कर लेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लो फटाफट से, वरना खुद से भी टॉपिक को किया करो, है ना, एक बार तो किया करो, समझ में आ जाएगा आपको अपनी मिस्टेक। मैंने आज आपको तरीका बता दिया है ना, अपने नोट्स सब आगे से बना रहे हैं ना जो बच्चे, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और जो ऐसे लेजीनेस कर रहे हैं ना, ठीक है, हमने तो पढ़ लिया, हमें तो सब आता है, बच्चों तुम्हारा सब आता हुआ तुम्हें दिख जाएगा कुछ ही दिनों में, ठीक है। सो अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करो, और ऐसे प्रिपेयर करो कि आप एग्जाम लिख रहे हो, ना कि कॉपी लिख रहे हो, ठीक है। देखो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 2kp, we find it in yesterday class, r क्यूब। बच्चे इसकी डायरेक्शन p कैप थी, ठीक है। ई इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना आया, इक्वेटोरियल पॉइंट पे kp ओवर r क्यूब, डायरेक्शन इज माइनस p कैप। कंपेयर कर लो, एक्सियल वाला जस्ट डबल है, डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करें, एक बार के लिए मैग्नीट्यूड की बात करें, तो ई इक्वेटोरियल इज ई एक्सियल इज डबल ऑफ ई इक्वेटोरियल, इसका डबल कर दो एक्सियल आ जाएगा, ठीक है बच्चों। दिस वाज फॉर दिस टॉपिक, एंड है ये वाला टॉपिक। डाइपोल कंसीडर किया था, डाइपोल क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का क्या होता है, एक सिस्टम जो कि बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे पुट किए हुए हैं, ओके, स्मॉल डिस्टेंस है उनके बीच की।
अगर किसी का डाइपोल मोमेंट है तो वो मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर है, और अगर नहीं है तो वो नॉन पोलर है। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक्सियल देखा हमने, इक्वेटोरियल देखा, और पॉइंट्स लेके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया। इस पे न्यूमेरिकल्स रहते हैं आपके। ठीक है, कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट न्यूमेरिकल्स। देखो नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं। अब हम डाइपोल को उठा के कहाँ रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में। इतनी देर तो हम क्या कर रहे थे, डाइपोल की वजह से फील्ड फाइंड आउट कर रहे थे। अब फील्ड आ गया हमारे पास, अब डाइपोल को उठा के आराम से हम कहाँ रख देंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, और फिर इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्टिंग डाइपोल और नॉट? इफ इट इज अफेक्टिंग देन इन विच वे, कैसे अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो सी इलेक्ट्रिक डाइपोल, सोना मत, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कर लेते हैं इसको, इजी सा टॉपिक है। सारे टॉपिक बच्चों इजी होते हैं, करना क्या होता है, हेडिंग समझनी होती है बस। क्या करना होता है अपने को, चैप्टर की भी आउटलाइन समझनी होती है, टॉपिक की हेडिंग समझनी होती है। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल रख देना, कहाँ पे रखना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, एट एन एंगल थीटा। ठीक है, किसी एंगल पे रखना, ऐसे मत रखना, तभी तो पता चलेगा कहीं जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वहीं खड़ा है। ठीक है, देखो बनाते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। वेरी स्मॉल टॉपिक, छोटा सा टॉपिक। ठीक है, इजी भी है। ये हमने क्या बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया बच्चों। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखो ये आपका डाइपोल है, नाम दे दिया करो। ठीक है, नाम दे दिया करो, ए और बी। ये आपका डाइपोल है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। इसको किसी एंगल पे रखा है। ठीक है, ये एंगल सपोज कर लो, ये एंगल थीटा है, थीटा पे पुट किया हुआ है ये डाइपोल आपका। देखो इस तरीके से पुट किया हुआ है ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। डाइपोल पुट कर दिया आपने, कोई बात नहीं, सेंटर भी बना दो, क्या जा रहा है, सेंटर बना दिया डाइपोल का। अब देखो दो चीजें होती है यहाँ पे, एक तो होता है फोर्स और एक होता है टॉर्क। ठीक है, फोर्स मतलब ट्रांसलेशनल मोशन, टॉर्क मींस रोटेशनल मोशन। ठीक है, अब देखो पहले तो आप फोर्स ही फाइंड आउट कर लो। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने देखा था कि पॉजिटिव चार्ज है उस पे तो फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्ज है उस पे फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स वर्क करता है। तो सबसे पहले हम फोर्स देख लेंगे। एक टॉपिक आपको बताते हैं कि इफ force, in case of force, line of action। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन मींस जिस डायरेक्शन में फोर्स है ना उसको बैक साइड डॉट डॉट इंक्रीज कर दो, पता चल जाएगा। इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कोइंसाइड, ठीक है, कोई भी जो दो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं उनकी लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड कर रही है बच्चों। देखो ये एक फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है, ये दूसरे फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, ये दो फोर्सेस की डायरेक्शन है। अगर ठीक है इनकी लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड कर जाए, इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, कोइंसाइड। देखो बीच में पॉइंट है, मैच हो रहे हैं इस पॉइंट पे ये, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन बैकवर्ड इस डायरेक्शन में और इसकी लाइन ऑफ एक्शन सामने वाली डायरेक्शन में, दोनों की एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाए ना तो वो रोटेट नहीं होता कभी भी। ठीक है, उसमें क्या वर्क करता है, फिर फोर्स ही वर्क करता है। फिर आप फोर्स ही देख लेना कितना आएगा। ठीक है, माइनस करके देख लेना ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से। लेकिन अगर पैरेलल है वो यहाँ पे होगी। देखो एक तो यहाँ है आपका, ठीक है, और एक यहाँ है। ठीक है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन इस साइड है। ठीक है, देखो ये वाली साइड है लाइन ऑफ एक्शन एज्यूम करना, और इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इस साइड है, तो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल बनेगी। देखो कैसे, प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड दैट विल लाइक दिस एफ। ये जो फोर्स है ये किस पे है, प्लस क्यू चार्ज पे, प्लस क्यू पे है। ठीक है, ऑन प्लस क्यू, ये फोर्स की डायरेक्शन है।
क्योंकि प्लस क्यू पे फील्ड की डायरेक्शन में होता है, माइनस क्यू पे बच्चों ऐसे फोर्स वर्क कर रहा है एफ माइनस क्यू। ठीक है, अब देखो लाइन ऑफ एक्शन बनाओ ना, इसको पीछे बनाओ ऐसे, इसकी लाइन ऑफ एक्शन बना दी ऐसे। देखो दोनों लाइन ऑफ एक्शन क्या है, पैरेलल है। पहले तो फोर्स जीरो हो जाएगा और लाइन ऑफ, पहले फोर्स जीरो होगा फिर लाइन ऑफ एक्शन अगर पैरेलल होती है, ठीक है, फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स याद रखना, नेट फोर्स जीरो होगा। अगर लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड करती है तब तो टॉर्क भी जीरो। ठीक है, अब नेट फोर्स यहाँ भी जीरो बनेगा करते हैं, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन क्या है, पैरेलल है ना। तो देखो सोचो कोई चीज यहाँ है, इसको यहाँ से पुश कर रहे हैं, यहाँ से पुश कर रहे हैं, तो ये यूं घूमेगी, रोटेट होगी। ठीक है, रोटेट होगी, तो वही हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे टॉर्क। सपोज दैट, पहले फोर्स लिख लेते हैं। देखो जो प्लस क्यू का फोर्स है, प्लस क्यू पे जो फोर्स है दैट इज क्यू ई। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में लिखूंगी तो ऐसे लिख दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर माइनस क्यू पे फोर्स लिखना है आपको, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो ई वेक्टर के ऑपोजिट है तो माइनस साइन यहाँ पे आ गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड ले लो आप, तो टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है ना आपको, एफ नेट कैलकुलेट करना है। एफ नेट कैलकुलेट करना है तो देखो दोनों ही फोर्सेस क्या हैं, दोनों फोर्सेस क्या हैं, सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है ना, इसका भी क्यू ई और इसका भी क्यू ई। मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, क्यू ई वेक्टर माइनस क्यू ई वेक्टर, सो नेट फोर्स विल बी जीरो। ठीक है बच्चों, डायरेक्शन रिवर्स है, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मैग्नीट्यूड लेंगे सारे वेक्टर साइन हटा दो, माइनस हटा दो, क्यू ई आ जाएगा, डायरेक्शन रिवर्स से जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल फोर्स जीरो है, when total force is zero, line of action of forces are parallel। ठीक है, तो देखो आपका डाइपोल बच्चों ऐसे मूव करेगा, ये डाइपोल है, ठीक है, ऐसे रोटेट होगा, एक टाइम पे फील्ड के पैरेलल आएगा, फिर घूम के एक टाइम पे फील्ड के एंटी पैरेलल चला जाएगा। इस तरीके से ये डाइपोल है, ऐसे फील्ड के पैरेलल आएगा एक टाइम पे, इस तरीके से भी जाएगा, 90 पे भी जाएगा और फिर यूं हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में भी हो जाएगा। तो ये चीजें होती हैं, मतलब जब लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होती है क्या वर्क करता है, टॉर्क वर्क करता है। क्लियर है इतना, टॉर्क वर्क करता है, समझ में आ गया। अब टॉर्क को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क, बताओ। लिख दिया गया कमेंट सेक्शन में फॉर्मूला फॉर टॉर्क। ठीक है, देखो कर लेते हैं हम कैलकुलेट। ये तो नेट फोर्स था, टॉर्क होता है ना बच्चों, एनी वन फोर्स ले लो, उसका मैग्नीट्यूड ले लो, जो मन करे वो। ठीक है, मैग्नीट्यूड लेना फोर्स का, एनी वन फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ इट, आइदर फोर्स बोल दो। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये याद रखना। अभी आपको डायरेक्शन निकालने भी सिखाएंगे टॉर्क की। ठीक है, टॉर्क की डायरेक्शन देखो, क्रॉस प्रोडक्ट होगा यहाँ पे दो दो वेक्टर्स का, तो क्रॉस की डायरेक्शन वैसे तो आपने 11th में सीखी होगी, एक बार रिपीट कर देंगे। तो कोई भी एक फोर्स और बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो फोर्स तो हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेट कर देते हैं। फोर्स तो है ही क्यू ई, मैग्नीट्यूड ही तो लेना है, एक बार के लिए मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, वेक्टर देख लेंगे क्यू ई। क्रॉस आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो इस तरीके से, ये चीज, तो ये जो डिस्टेंस बन जाएगी ना, ये आपका बी है, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट सी बोल देती हूँ, तो बी सी जो डिस्टेंस है ना वो आपकी परपेंडिकुलर है, मीन्स क्यू ई इनटू, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कितनी होगी बच्चों सोच के बताओ। ये तो 2a है ही, कंप्लीट डिस्टेंस 2a है। ठीक है, ये 2a डिस्टेंस है, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस इज इक्वल साइन थीटा, तो ये डायरेक्शन, ये जो डिस्टेंस है 2a साइन थीटा। ठीक है, क्लियर ना हो तो पूछ लेना, 2a साइन थीटा। तो टॉर्क इज देखो 2aq, फिर से क्या है, डाइपोल मोमेंट pe साइन थीटा। अब आपको पता है कि जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है तो cos थीटा आता है, और क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो साइन थीटा। देखो बच्चों, डाइपोल मोमेंट वेक्टर था ही,
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था है भी, अभी भी है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, दोनों वेक्टर्स हैं। साइन थीटा आ रहा है, इट मींस व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, इट इज पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। टॉर्क वेक्टर इज पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब आप इसके केसेस लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा 0 लोगे, इट मींस आपका जो डाइपोल है ना वो ऐसे ही है, फील्ड के साथ ही अलाइन है, तभी तो थीटा 0 है। उस टाइम पे घूमेगा थोड़ी ना, ऐसे अलाइन है, ठीक है। उस टाइम पे क्यों नहीं घूमेगा, सोच के देखो क्यों नहीं घूमेगा। अगर केस बनाए अपने थीटा 0 का, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ऐसे ही डाइपोल है आपका माइनस क्यू प्लस क्यू। सोचो, अभी बताया था ना मैंने आपको, क्यों नहीं घूमेगा। रिप्लाई करो कमेंट सेक्शन में, रिप्लाई करो। व्हाई विल दिस नॉट हैविंग अ टॉर्क, इस केस में टॉर्क 0 क्यों है, फिजिकली सोचो क्यों 0 है। अभी मैंने बताया था एक कंसेप्ट, ठीक है। तो देखो थीटा 0 ले लो एक टाइम पे, एक टाइम पे आप ऐसे सोच लो कि ये अलाइन होके ऐसे करके यूं आ गया, 90 पे आ गया, ठीक है। ये जो ऊपर इसकी टिप है ये तो माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। फिर एक बार ऐसे घूम घूम के ऐसे भी तो आ सकता है, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, अब एंटी पैरेलल अलाइन हो गया, है ना। ई वेक्टर इधर है और पी कैप इधर है, एंटी पैरेलल अलाइन हो गया। इस तरीके से थीटा के केसेस होते हैं, इसका बताना मुझे, ठीक है। पी साइन थीटा समझ आया, पी क्रॉस ई समझ आया। अब आपको छोटा सा एक बता देते हैं, राइट हैंड रूल से क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन अपने कैसे लिखते हैं वो बता देते हैं, ठीक है। समझ आया टॉपिक। टॉपिक की समरी क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी एक डाइपोल को रखोगे तो उस डाइपोल पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। टॉर्क विल वर्क, और टॉर्क की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो यहाँ पे जो फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन है ना वो कोइंसाइड कर जाएगी, ठीक है ना, कोइंसाइड कर जाएगी, इसलिए यहाँ पे टॉर्क वर्क नहीं करेगा। फोर्स तो 0 है, टॉर्क भी 0 है, ठीक है। ऐसा ही पड़ा रहेगा वो, ना तो फोर्स लगेगा, दोनों साइड से इक्वल एंड अपोजिट खींच रहे हो, कोई चीज हिलेगी क्या, फोर्स तो लग ही नहीं रहा। लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, कोइंसाइड है, तो घूमेगा भी नहीं, कुछ नहीं, जैसा पड़ा है वैसा पड़ा रहेगा, अनस्टेबल सा, ठीक है। अनस्टेबल पड़ा रहेगा इसमें, ठीक है। सॉरी अनस्टेबल तो नहीं कह सकते, जैसा है वैसा मीन्स स्टेबल है, इस कंडीशन में वो डाइपोल आपका क्या है, स्टेबल पड़ा रहेगा। अब देखो बस आपको एक डायरेक्शन इसकी समझा देते हैं कैसे होगी, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा यहीं पे, ठीक है। डायरेक्शन बच्चों राइट हैंड रूल काम में लो अपना, ठीक है भाई, यूज करो। भगवान ने आपको राइट हैंड दिया है, लेफ्ट भी दिया है ऐसे तो, ठीक है। ये देखो ई वेक्टर है, ठीक है, ये ई वेक्टर है आपका, और दिस इज पी वेक्टर, लिखा हुआ है माइनस क्यू प्लस क्यू थीटा। डाइपोल की डायरेक्शन तो यही होती है, पी वेक्टर तो यही होता है, अपना राइट हैंड यूज में लो। देखो जो फर्स्ट वेक्टर होता है ना, फर्स्ट वेक्टर, दिस इज सेकंड वेक्टर, ठीक है। आपका कभी भी जो क्रॉस है ना, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन आएगी। कैसे आएगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आउटवर्ड भी आ सकती है और इनवर्ड भी आ सकती है। देखो ये होता है, ये जो बोर्ड है ना ये प्लेन है, एक्स एंड वाई एक्सिस है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड, एंड इसके बैक साइड जाओ दैट इज इनवर्ड, ठीक है। तो देखो आप क्या करो, फर्स्ट जो वेक्टर है ना उसकी डायरेक्शन में फिंगर ओपन कर लो बच्चों, राइट हैंड, ठीक है, लेफ्ट मत ले लेना, राइट हैंड। देखो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स को ओपन करो, कर ली ओपन। ओपन करने के बाद इसको रोटेट करो टूवर्ड्स सेकंड वेक्टर। ओपन योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ओके। टर्न योर फिंगर्स अलोंग विद द स्मॉल एंगल, बच्चों ये स्मॉल एंगल होता है और ये जो बाहर वाला होता है ना ये लार्ज, या फिर इसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, आई थिंक सप्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है। तो देखो इसके अलोंग नहीं करना है आपको, ये जो स्मॉल एंगल बन रहा है ना इसके अलोंग मूव करो, ऐसे मूव कर जाओ। तो देखो आपका जो थंब है ना, थंब वो कहाँ जा रहा है, इनवर्ड टू द प्लेन। तो जो टॉर्क की यहाँ पे डायरेक्शन है वो क्या है, जैसे देखो पी वेक्टर ई वेक्टर को ओपन करोगे ना तो ऐसे ही तो लिखोगे, पीई साइन थीटा एन कैप, ठीक है। यहाँ जो एन कैप आता है ना, दिस इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता है, कहाँ पे होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन।
आउटवर्ड भी हो सकता है, इनवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एन कैप की जो डायरेक्शन होती है ना बच्चों, वो ही क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होती है। जैसे यहाँ पे टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन होगी एन कैप की डायरेक्शन। फिलहाल के लिए एन कैप कहाँ आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है, इनसाइड। इनसाइड को अपने क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आगे पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड में। फिलहाल के लिए नहीं लिखना है तो ऐसे लिख दो, इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बच्चों टॉपिक क्लियर है, कुछ नहीं था, डायरेक्शन से समझ लो। देखो आउटवर्ड भी आ सकता है, अगर देखो ई क्रॉस पी कर दूं ना तो आउटवर्ड आ जाएगा। अगर इसका उल्टा कर दूं, देखो वेक्टर में क्या होता है, साइन रिवर्स करने पे डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना। पी क्रॉस ई का ई क्रॉस पी लिख दूं तो, अगर लिख दूं तो डायरेक्शन समझाने के लिए, तो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट की डायरेक्शन में ओपन करो, सेकंड की डायरेक्शन में मूव करो। कहाँ आ रहा है, आउटसाइड टू द बोर्ड, आउटसाइड टू द बोर्ड, इसमें इनसाइड टू द बोर्ड, ठीक है। ये डायरेक्शन होती है क्रॉस की। सिंपल था, 11th क्लास का टॉपिक है, राइट हैंड रूल, ठीक है। ये डन होता है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हमने। टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। किसी पर्टिकुलर डे पे ना आपको नोटिस आएगा, एक नोट्स चेक करवाने का, ठीक है, करवाने पड़ेंगे आपको। देखो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, अपने छोटे से 2 टॉपिक हैं, उसको डेफिनेशन को समझ लेते हैं। वैसे नेक्स्ट क्लास में अपने फ्लक्स को, बस अब फ्लक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस लेसन का लास्ट टॉपिक रहता है फ्लक्स, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 2 क्लासेस हो रहे हैं और चैप्टर विल गेट कंप्लीटेड। उसके बाद नेक्स्ट कर लेंगे। एक के कंप्लीट होने से क्या होता है, 14 पढ़े हैं अभी तो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ, ठीक है। दोनों यही समझ लेते हैं एक बार। न्यूमेरिकल्स करेंगे, टेंशन मत लेना न्यूमेरिकल्स। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, उसको फाई ई से डिनोट करते हैं, दिस इज फाई, हिंदी में लिख दो क्या, फाई, दिस इज फाई, ओके। और गॉस लॉ तो अभी पढ़ ही लेंगे। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों क्या होता है, जैसे देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, तो फील्ड लाइंस की बात होगी। सपोज ये एक प्लेन है ना, प्लेन, ठीक है। एक्स एक्सिस है ये इसकी वाई एक्सिस है। अगर आपकी फील्ड लाइंस, ठीक है, ये कोई प्लेन बनाया है, जैसे मैंने आपको याद है बताया था आपको, प्लेन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं परपेंडिकुलर होती हैं, तभी फ्लक्स आता है इस केस में। देखो फ्लक्स किसको बोलते हैं, आपने इस प्लेन को ऐसे रखा, इस प्लेन से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास आउट होंगी, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नोन एज फ्लक्स। तो बच्चों इतना तो पता चल गया होगा ना, फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। क्योंकि इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ, फिर डायग्राम से समझाती हूँ इससे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक field lines passing perpendicularly, ठीक है, perpendicularly through a surface, ठीक है, किसी भी सरफेस से। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर जो पास होती है ना उन्हीं को काउंट करना है, पैरेलल को काउंट नहीं करना है। देखो ये आपका प्लेन है, ठीक है, या सरफेस है, सरफेस बोल लो प्लेन बोल लो, इसके पैरेलल प्लेन कौन सा है, ये तो है ना, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। अब देखो इससे परपेंडिकुलर कौन सी परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस कौन सी पास होंगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस कौन सी पास होंगी, ठीक है, ये होती है परपेंडिकुलर। 90 का एंगल बनना चाहिए, ठीक है, शायद थोड़ा मिस्टेक बोल दी हो पीछे। ये परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस है, ऐसे ये जो फील्ड लाइन आपके सामने आ रही है, जो ऐसे जा रही है ना, ऐसे, ये इसकी परपेंडिकुलर नहीं, ठीक है। अगर आपका प्लेन यूं रख दिया तो देखो यहाँ से जो ऐसे जितने भी प्लेन्स आएंगे ना आपके सामने, वो पैरेलल आएंगे, पैरेलल प्लेन आ रहे हैं ना, तो ये वाली फील्ड लाइंस नहीं है। अब कौन सी फील्ड लाइंस है, ऐसी वाली फील्ड लाइंस है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। प्लेन को ऐसे रखा है तो ये वाली जो फील्ड लाइंस है परपेंडिकुलर है,
दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसे रख दिया प्लेन को, तो ये परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट आर पासिंग परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, अगर कोई सरफेस बना दी, सपोज ऐसे बना दी, ठीक है, कोई सरफेस बना दी सर्किल की या कुछ भी, यहाँ पे एक एरिया एलिमेंट ले रखा है, एरिया बच्चों जो एरिया होता है ना पर्टिकुलर किसी भी सरफेस का, उसकी भी एक डायरेक्शन होती है एरिया की। ठीक है, एरिया जो रहेगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगा। आपने प्लेन ऐसे रखा है तो ये एरिया वेक्टर है आपका, प्लेन ऐसे रखा है तो ये आपका एरिया वेक्टर है, प्लेन ऐसे रखा है तो इस साइड परपेंडिकुलर आपका एरिया वेक्टर है। ठीक है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड रहती है। एरिया जो रहता है, एरिया ds, एरिया एलिमेंट ds से लिख लो वेक्टर, या फिर da वेक्टर लिख लो। तो ये इसकी जो डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू प्लेन, परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू प्लेन। देखो फ्लक्स कैसे बताते हैं किसी भी सरफेस से, ठीक है, छोटा फ्लक्स बताते हैं एलिमेंट्री, डी फाई ई फॉर्मूला होता है ई डॉट ds, ई डॉट ds। ठीक है, देखो ई डॉट ds मतलब जो एरिया एलिमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच में कितना एंगल बन रहा है, डॉट प्रोडक्ट उसका। ये देखो ये फिजिकल डेफिनेशन है, दिस इज मैथमेटिकल डेफिनेशन। ठीक है, तो मैथमेटिकल टर्म्स में बता रहे हैं फील्ड लाइंस उस पर्टिकुलर एरिया से कितनी पास हो रही हैं। डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी आती है ना, नंबर आता है ना, इसलिए अगर आपको कंप्लीट फ्लक्स चाहिए तो क्लोज कर्व में क्लोज ही होना चाहिए आपका कर्व, डी फाई ई, इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो ई डॉट ds। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल, यहाँ से टोटल फ्लक्स आ जाएगा फाई ई, आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds। ठीक है, फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको बताई थी कितनी होती है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इसको एरिया से कर दो मीटर स्क्वायर, या फिर वोल्ट पर मीटर भी होती है तो मीटर स्क्वायर से कर दो, तो वोल्ट मीटर क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बच्चों। इस पे जो एक क्वेश्चन रहता है, अगर तो आपका प्लेन भी इंक्लाइंड हो तब कैसे करोगे। देखो अगर जो आपका प्लेन है वो खुद ही किसी एंगल पे हो, उस टाइम आप कैसे देखोगे। आपको डायरेक्शन एंगल किसके बीच में देखना है फ्लक्स के लिए, फील्ड और ds के बीच में, फील्ड और ds के बीच में। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, वैसे ही देख लो उसको, कभी आपको एंगल समझ में नहीं आए इस तरीके से, दो दो डायग्राम बना रही, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने ऐसे प्लेन रखा हुआ है, दिस इज योर प्लेन। ठीक है बच्चों, क्लियर है। ये प्लेन का एरिया वेक्टर है, समझ गए ना, प्लेन यही यही वाला प्लेन ऐसे रखा हुआ है, ये प्लेन का एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर और ई वेक्टर में जो भी एंगल बनेगा, ठीक है, जो भी एंगल बनेगा थीटा, ये जैसे ना आउटवर्ड होता है ना, तो इसको ऐसे दिखा नहीं सकते, कब तक ऐसे पेन पकड़ के खड़ी रहूं। ठीक है, तो इसको ऐसे दिखा दो, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। ठीक है, दिखाने का तरीका है बच्चों, समझना पड़ता है कि ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड है एरिया। ठीक है, समझना पड़ता है इसको, आउटवर्ड है। तो इस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ना अगर जो थीटा एंगल होता है, तभी आप डी फाई ई, या फिर कंप्लीट लिख लो चाहे छोटा लिख लो, तो ई डॉट ds लिखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ई ds कोस थीटा आता है ना, ये थीटा क्या रहता है, ई और ds के बीच का एंगल। ठीक है, ई और ds के बीच का एंगल रहता है। ये तो आपका प्लेन था, और इस साइड आपके क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट हो रही है, और ये एरिया वेक्टर टेढ़ा भी हो सकता है, ये एरिया वेक्टर, समझ गए ना। देखो ये प्लेन अब समझ में आ रहा है, ये एरिया वेक्टर यूं बनाऊं, कैसे भी बनाऊं, ऐसे बना दिया एरिया वेक्टर, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इस तरीके से ये एरिया है। तो एरिया वेक्टर जो है वो फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, ऐसे बना रखा है, तो वो ई डॉट ds है। अगर आपका प्लेन ऐसा हो, आपका जो प्लेन है बच्चों, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, क्या जाए, कर दिया। आपका जो प्लेन है ना,
वो पहले से ही फील्ड के साथ थीटा एंगल पे है। देखो इसको समझना, पहले से ही फील्ड के साथ थीटा एंगल पे है। देखो ये आपका प्लेन ऐसे ऐसे है, आपका प्लेन ऐसे मान लो, ठीक है, ऐसे मान लो ये आपका प्लेन है। अब एक एंगल थीटा है फील्ड के साथ, ये फील्ड के साथ एंगल थीटा बना रहा है। हमें फील्ड के साथ चाहिए क्या? फील्ड के साथ हमें किसका एंगल चाहिए? प्लेन का चाहिए क्या? पहले बताओ, प्लेन का एंगल चाहिए क्या? तुम यहाँ पे ऐसे लिखोगे क्या, ई डॉट डी एस कोस थीटा? नहीं लिखोगे थीटा, ठीक है, क्योंकि थीटा बच्चों, थीटा जो है ना प्लेन और फील्ड के बीच का एंगल है, प्लेन एंड फील्ड के बीच का। आपको चाहिए प्लेन का जो एरिया वेक्टर होता है उसके और फील्ड के बीच में। तो देखो ऐसे आपका प्लेन था, ऐसे, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। कैसे होता है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। अगर मैं परपेंडिकुलर की ऐसे लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये जो एंगल कितना रह जाएगा, ये परपेंडिकुलर की लाइन है, ये एंगल रह जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये एंगल रह जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। ये प्लेन हो गया, ठीक है, प्लेन ऐसे तिरछा है, प्लेन इंक्लाइंड है, ये इसका एरिया वेक्टर हो गया, ये प्लेन का क्या हो गया? एरिया वेक्टर हो गया। ये प्लेन थीटा एंगल पे, ये एरिया वेक्टर हो गया। तो एरिया वेक्टर इसके साथ कितना एंगल बनाएगा? ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन है ना, इस डायरेक्शन में, तो ऐसे ले लो एंगल, ऐसे ले लो, ऊपर ले लो, कहीं भी ले लो। तो ये वाला जो लाइन है थीटा की लाइन होती है, देखो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है आपकी, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, इसको इमेजिन करो, ये प्लेन हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, थीटा एंगल पे है इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया वेक्टर इसका जो लोगे, एरिया वेक्टर यहाँ से लोगे ऐसे आउटवर्ड टू द प्लेन, कहीं भी ले लो, आउटवर्ड टू द प्लेन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है ना, इस थंब को मान लो स्ट्रेट लाइन, ये आपने एरिया वेक्टर ले रखा है, ये थंब आप है ना स्ट्रेट लाइन, ऐसे स्ट्रेट लाइन मान लो, ये एरिया वेक्टर, ये स्ट्रेट लाइन थंब, ये एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर और इसके बीच में जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। मीन्स जो आपका फील्ड है ना, फील्ड फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है 90 माइनस थीटा है। तो आप यहाँ पे क्या लोगे? ई डॉट डी एस कोस 90 माइनस थीटा, ई डॉट डी एस कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, क्लास इज गोइंग टू बी लेंथी, गॉस लो कल कर लेंगे, ये भी नहीं समझ में आया हो इसको कल समझ लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आप ऐसे सोचो या फिर शॉर्ट में ऐसे सोचो, आपका प्लेन ही थीटा पे है, तो आपको परपेंडिकुलर चाहिए होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास आउट होती है ना, परपेंडिकुलर पास आउट होती है, तो ओवरऑल 90 एंगल करने के लिए 90 माइनस थीटा चाहिए, और ठीक है, तभी तो 90 हो जाएगा, प्लेन का और फील्ड का एंगल अपने आप 90 हो जाएगा ना। अगर 90 माइनस थीटा और ले लें तो फिर उसमें से फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास आउट होंगी एरिया वेक्टर के साथ, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा आ जाएगा। अच्छा देखो बच्चों, ये डिस्कस करना है मुझे, देखो अपने क्या है, टॉपिक्स की क्लास हो रही है, कंटिन्यू हो रही है, 40 मिनट्स का लेक्चर हो रहा है। हम क्या करने वाले हैं अभी इस टाइम पे, जो भी न्यूमेरिकल्स आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, उसके लिए हम क्या करते हैं, अलग से एक न्यूमेरिकल प्लेलिस्ट बना देते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स साथ में उसमें सॉल्व होते रहेंगे। आप अपनी क्लासेस लो, ठीक है, ज्यादा नहीं, 20 to 30 मिनट्स, इट मीन्स 5 और 6 न्यूमेरिकल्स पर डे, और उसी पे बेस्ड आपको होमवर्क में मिल जाएंगे। थ्योरी आप यहाँ पे कर रहे हो, ऐसे क्या होगा कि न्यूमेरिकल्स छूटेंगे नहीं, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक अलग से 20 मिनट्स की, 25 मिनट्स की एक क्लास बना देंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर, ठीक है। आप अपने हिसाब से लो उसको, इवनिंग टाइम में देखो, कैसे भी देखो, लाइव ही रख देंगे उसको, ठीक है, उस क्लास को भी लाइव रख देंगे, जैसा टाइम आपको सुटेबल होगा इन द इवनिंग सेक्शन, कभी भी कोई भी टाइम जैसा भी आपको सुटेबल हो, सजेशंस आपको अच्छा लगे ये, ठीक है, आइडिया आपको अच्छा लगे न्यूमेरिकल अलग से करने का, ठीक है, तो क्या होगा, यूट्यूब पे आपके पास न्यूमेरिकल्स की अलग से प्लेलिस्ट रहेगी, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अच्छे से। अभी तो स्टार्टिंग है, टॉपिक की एक साइड रहेगी, न्यूमेरिकल की एक साइड रहेगी, बताओ अच्छी बात है ना, यही सरप्राइज था आपके लिए, ठीक है। तो आपको क्या है, न्यूमेरिकल्स अलग से प्रोवाइड करा देंगे, उस पर होमवर्क भी मिलता रहेगा, डेली टॉपिक के साथ चलते रहेंगे, ठीक है। ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, 30 मिनट्स की होगी मैक्सिमम,
ठीक है, तो इवनिंग टाइम में ले लेंगे उसको, या जो भी टाइम आपको सुटेबल, बट थ्योरी की क्लास को कट नहीं करेंगे, थ्योरी क्लास रहेगी, ठीक है। न्यूमेरिकल्स का पोर्शन अलग से कवर करेंगे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि कैसा है ये प्लान, ठीक है, करना है इसको एग्जीक्यूट, और टाइमिंग जो आपको सुटेबल हो, जिस टाइम आपको लगे बस अब 30 मिनट्स हम फ्री हैं, न्यूमेरिकल्स बच्चों वो क्लास नहीं रहेगी, ऐसे बोरिंग सी क्लास नहीं रहेगी, अपन डिस्कस करेंगे अच्छे से, न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप अपने ऐसा भी कर सकते हो कि आप पहले से मुझे डाउट्स भेज दो, उसी को ही न्यूमेरिकल सेक्शन में कवर अप कर लें, और सारे टॉपिक पे तो होंगे होंगे, ठीक है बच्चों। ये था आज के लिए, गो स्लो कल पढ़ लेंगे, फ्लक्स को भी आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या बताना है कमेंट सेक्शन में बताना है, जो भी आपको टाइम सुटेबल हो उस टाइम पे चला देंगे लाइव क्लास, डिस्कशन अच्छा रहेगा उसमें, क्योंकि न्यूमेरिकल से ही क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास।